उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का गांगनौली गांव अपनी सादगी और धार्मिक माहौल के लिए जाना जाता था। सुबह की अजान, खेतों से लौटते किसान और बच्चों की खिलखिलाहट यहाँ की पहचान थी। लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। लेकिन एक दिन इस गांव की वही शांति एक ऐसे सन्नाटे में बदल गई जिसने सबको भीतर तक हिला दिया। ये वह सुबह थी जब गांव की हवा में बेचैनी थी, जैसे किसी अनजाने तूफान का संकेत हो। उस दिन करीब 5:30 पर मौलाना यूसुफ के घर से बहस जैसी आवाजें सुनाई दी। पास के मकान में रहने वाले रईस अहमद ने बताया कि किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें थीं, दरवाजे धड़ाम से बंद हो रहे थे और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद घसीटने जैसी भारी आवाजें आईं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांव में अक्सर छोटे छोटे झगड़े आवाजों के साथ ही खत्म हो जाया करते थे, पर उस दिन की खामोशी अलग थी। जब सूरज की पहली किरणें गांव की गलियों पर पड़ीं, तो लोगों ने देखा कि मौलाना के घर का दरवाजा अंदर से बंद है और कोई भी जवाब नहीं दे रहा। कुछ देर इंतजार के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़ा गया और जो दृश्य सामने था उसने सबकी सांसें रोक दी। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे थे, फर्श पर 3 लाशें पड़ी थीं, एक पुरुष, एक महिला और एक मासूम बच्चा। ये मौलाना का छोटा भाई, उसकी पत्नी और उनका बेटा थे। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। महिलाएं रो पड़ीं, बच्चे सहम गए और मर्द हैरान खड़े रह गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि मौलाना यूसुफ घर में नहीं है। उसके कपड़े, फोन और यहां तक कि जूते तक गायब थे। सबकी नजरें अब उसी पर टिक गईं। जो व्यक्ति अब तक सबका मार्गदर्शक था, वही अब शक के घेरे में आ गया। पुलिस ने सबसे पहले घर की तलाशी ली। न दरवाजे टूटे थे, न ताले। इसका मतलब यह था कि अंदर किसी जानकार ने ही प्रवेश किया था। तभी बेड के नीचे एक मुड़ा हुआ कागज मिला जिस पर लिखा था, सच अपने वक्त पर सामने आएगा। यह पंक्ति अब इस रहस्य की पहली कड़ी बन गई। पुलिस उलझ गई कि यह नोट मौलाना ने लिखा था या किसी ने उसके नाम से चाल चली थी। गांव के बुजुर्ग नूरुद्दीन ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से मौलाना में एक अजीब बदलाव देखा गया था। पहले वह दिन भर बच्चों को कुरान सिखाता, लोगों के झगड़े सुलझाता और शाम को मस्जिद में नमाज पढ़ाता था। लेकिन अब वह रात को अक्सर गायब रहता, लौटकर बेचैन दिखता और खुद से बातें करता। कई बार उसे यह कहते सुना गया, हर इंसान के अंदर एक सच होता है जो उसे चैन से जीने नहीं देता। शायद यही सच अब 3 लाशों के रूप में सामने था। पुलिस ने जांच शुरू की। गांव के हर कोने, हर रिश्तेदार, हर जानकार से पूछताछ हुई, लेकिन मौलाना का कोई सुराग नहीं मिला। उसके फोन की लोकेशन आखिरी बार गांव के पास के एक खेत तक ही ट्रेस हुई थी। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। घर से कोई भी चीज चोरी नहीं हुई थी। पैसे और गहने सब वहीं थे। इससे साफ था कि मकसद चोरी नहीं बल्कि बदला या निजी रंजिश थी। जब फोरेंसिक टीम ने खून के धब्बों की जांच की तो यह भी साफ हुआ कि घटना एक ही झटके में नहीं हुई, बल्कि संघर्ष के बाद तीनों की मौत हुई। पुलिस ने सोचा कि अगर किसी बाहरी ने यह सब किया होता तो दरवाजे के निशान जरूर मिलते, मगर यहां सब कुछ भीतर से हुआ था। इस बीच मीडिया की नजरें भी इस केस पर टिक गईं। हर चैनल पर हेडलाइन थी, मौलाना मिस्ट्री केस। रिपोर्टर गांव में पहुंच गए। हर कोई यही सवाल पूछ रहा था, क्या एक धार्मिक व्यक्ति अपने ही परिवार का हत्यारा हो सकता है? गांव 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग मौलाना को बेगुनाह कह रहे थे, कुछ उसे गुनहगार मान रहे थे। तभी पुलिस को अलमारी में एक फाइल मिली जिसमें बीमा के दस्तावेज थे। बीमित व्यक्ति मौलाना का भाई था और लाभार्थी खुद मौलाना। ये कागज देखकर अफसरों की आंखें चौंधिया गईं। अब शक गहरा गया कि कहीं यह सब बीमे की रकम के लिए तो नहीं किया गया। लेकिन क्या कोई इंसान इतना निर्दयी हो सकता है कि पैसे के लिए अपने ही खून का सौदा कर दे? सवाल कई थे, जवाब कोई नहीं। पुलिस के लिए यह केस अब सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक पहेली बन चुका था। गांव के लोग डरे हुए थे। महिलाएं दरवाजे जल्दी बंद करने लगीं, बच्चे अकेले बाहर निकलने से घबराने लगे। ये गांव जो कल तक अमन और भरोसे की मिसाल था, अब शक और डर का प्रतीक बन चुका था। सबको बस एक ही बात सताने लगी, अगर सच में मौलाना ने यह सब किया है तो आखिर क्यों? अगर नहीं किया तो फिर वो कहां गया और किसने उसके परिवार का अंत कर दिया? रात होते ही गांव की गलियों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती। कोई कहता उसने मौलाना को रात के अंधेरे में मस्जिद की छत पर देखा, कोई कहता उसकी परछाई अब भी आंगन में घूमती है। लेकिन सच्चाई अब भी उतनी ही गहरी थी जितनी उस घर की दीवारों पर सूखी हुई खून की लकीरें। जांच की शुरुआत हो चुकी थी।
लेकिन यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां हर सच एक नया झूठ साबित होने वाला था। पुलिस ने मौलाना यूसुफ की तलाश को और तेज कर दिया था। गांगनौली गांव के बाहर हर थाने को अलर्ट पर रखा गया। हरिद्वार, मेरठ और शामली तक उसकी तस्वीरें भेजी गईं, लेकिन किसी ने उसे देखा तक नहीं। जैसे वह जमीन निगल गई हो या आसमान उठा ले गया हो। यह मामला अब स्थानीय पुलिस के बस से बाहर था। इसलिए मेरठ क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम गठित की गई। इसमें फॉरेंसिक विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक विश्लेषक और ऐसे अफसर शामिल किए गए थे जिन्होंने पहले भी कई रहस्यमयी मामलों को सुलझाया था। टीम ने जब मौलाना के घर का दोबारा मुआयना किया तो कुछ नई बातें सामने आईं। घर के पीछे पुराने कागज जलाने के निशान थे। राख में एक अधजली डायरी का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, मैंने जो किया वो मजबूरी थी, अगर सच सामने आता तो सब कुछ खत्म हो जाता। इस एक लाइन ने केस की दिशा पलट दी। क्या मौलाना किसी ब्लैकमेल में फंसा था या खुद किसी राज का हिस्सा था? पुलिस ने गांव वालों से उसके हालिया व्यवहार के बारे में और पूछताछ की। सभी ने एक ही बात कही, वह कुछ महीनों से गुमसुम रहने लगा था। नमाज के वक्त भी बेचैन दिखता था। रातों को अचानक उठकर बाहर चला जाता और सुबह तक लौटता नहीं था। गांव के एक युवक फैजान ने बताया कि कुछ दिन पहले मौलाना ने उससे कुछ दस्तावेज छिपाकर रखने की गुजारिश की थी, लेकिन डर के कारण उसने मना कर दिया। फैजान के बयान ने पुलिस को नई दिशा दी। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो एक पुराना ट्रंक मिला जिसमें कुछ पन्ने छिपे थे। उन पर मौलाना की लिखावट में लिखा था, जिसे लोग मेरी दुआ समझते हैं वही मेरा सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है। यह वाक्य जैसे एक रहस्य के दरवाजे खोल गया। पुलिस अब यह मानने लगी कि मामला केवल पारिवारिक झगड़े का नहीं बल्कि किसी गहरे रहस्य का था। उन्होंने मौलाना के बैंक अकाउंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। बीते 2 महीनों में उसके अकाउंट में कई बार पैसे ट्रांसफर हुए थे, लेकिन हर बार भेजने वाले अलग अलग शहरों से थे और सभी अकाउंट फर्जी निकले। यह किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा लग रहा था। शायद किसी ने मौलाना को किसी सौदे या षड्यंत्र में फंसा दिया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, गांव के माहौल में अंधविश्वास पनपने लगा। कोई कहता मौलाना ने काला जादू किया था, कोई कहता वह किसी रहस्यमय साधना में शामिल था। रात होते ही लोग घरों में सिसकियां सुनने का दावा करते तो कोई कहता उसने मौलाना की छाया मस्जिद के दरवाजे पर देखी। पुलिस ने इन बातों को अफवाह करार दिया, लेकिन भीड़ का डर अब कानून से बड़ा बन चुका था। मीडिया ने इसे गांगनौली का भूतिया मौलाना कहना शुरू कर दिया। हर न्यूज चैनल इस कहानी को रहस्य और धर्म के ताने बाने में लपेटकर दिखाने लगा। तभी जांच में एक और मोड़ आया। मौलाना का मोबाइल आखिरी बार हरिद्वार के पास एक्टिव पाया गया। यह वही इलाका था जहां से गंगा नदी बहती थी। टीम तुरंत वहां पहुंची। नदी के किनारों की तलाशी ली गई, गोताखोर लगाए गए, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। किसी ने कहा उसने नदी में छलांग लगा दी होगी, लेकिन कोई शव नहीं मिला। यह भी संभव था कि उसने अपनी मौत का भ्रम पैदा करके कहीं छिप गया हो। तभी मेरठ के एक छोटे होटल से सूचना आई कि वहां कुछ दिन पहले एक व्यक्ति रुका था जिसने अपना नाम यूसुफ अली लिखा था और उसके हस्ताक्षर वही थे जो पुलिस रिकॉर्ड में मौलाना के थे। होटल स्टाफ ने बताया कि वह व्यक्ति हमेशा चेहरा ढककर बाहर निकलता था, किसी से बात नहीं करता और रात को अक्सर कमरे में खुद से बात करता। जब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो वहां एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में मौलाना अपने भाई, भाभी और एक अनजान आदमी के साथ खड़ा था। उस तस्वीर के पीछे लिखा था, सच का बोझ सबसे भारी होता है। अब पुलिस को तीसरे व्यक्ति की तलाश थी। वह कौन था? क्या वह मौलाना का रहस्य जानता था या वही पूरे खेल का असली सूत्रधार था? टीम ने फोटो की जांच कराई तो पता चला कि यह तस्वीर करीब 6 महीने पुरानी थी। जब मौलाना किसी धार्मिक सम्मेलन में गया था, उसी दौरान उसने इस व्यक्ति से मुलाकात की थी। नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन उसके चेहरे की बनावट और पहनावे से लगता था कि वह किसी बाहरी इलाके का था। अब यह केस और गहराता जा रहा था। एक तरफ पुलिस के पास ऐसे दस्तावेज थे जो मौलाना को दोषी बनाते थे, दूसरी तरफ ऐसे सबूत थे जो बताते थे कि शायद वह खुद किसी जाल में फंस गया था। गांव में अब भी डर का माहौल था। लोग कहते थे कि उस घर की दीवारों से रात में किसी के रोने की आवाज आती है, लेकिन पुलिस अब इस केस को खत्म करने के मूड में नहीं थी। उन्होंने तय किया कि जब तक आखिरी सच सामने नहीं आता, तब तक गांगनौली की इस रहस्य कहानी की हर परत खोली जाएगी, चाहे इसके लिए कितनी भी गहराई में उतरना पड़े। जांच अब अपने अंतिम और सबसे पेचीदा दौर में थी। महीनों की मेहनत और सैकड़ों पन्नों की फाइलों के बाद भी पुलिस को वह एक धागा नहीं मिल रहा था जो इस रहस्य की गुत्थी सुलझा सके।
लेकिन फिर हरिद्वार के पास स्थित एक पुरानी धार्मिक सराय में मिली जानकारी ने सब कुछ बदल दिया। सराय के एक बुजुर्ग ने बताया कि कुछ महीने पहले एक व्यक्ति वहां ठहरा था, जिसकी दाढ़ी अधूरी मुंडी हुई थी और शरीर पर पुराने जख्मों के निशान थे। वह खुद को अदनान बताता था और बहुत कम बोलता था। पुलिस ने जब सराय के रजिस्टर की तारीख देखी और उस दिन की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें वही शख्स दिखा जो मौलाना यूसुफ था। उसका चेहरा थोड़ा बदला हुआ था, लेकिन चाल, आंखें और हाथ की ताबीज वही थीं। यह देखकर जांच टीम सन्न रह गई। कैमरे की रिकॉर्डिंग में मौलाना गंगा किनारे की तरफ जाता नजर आया, जहां वह कुछ देर खड़ा रहा, जैसे किसी से मौन संवाद कर रहा हो, फिर धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। कुछ कदमों की दूरी पर पुलिस को मिट्टी में दबा एक पुराना थैला मिला। उसमें कुछ दस्तावेज, 3 पुरानी तस्वीरें और एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैंने जो किया वह पाप नहीं, प्रतिशोध था। जैसे जैसे पन्ने पलटे गए, कहानी की दिशा पूरी तरह बदलती चली गई। डायरी में मौलाना ने लिखा था कि उसे पता चला था कि उसका छोटा भाई धार्मिक ट्रस्ट की जमीन को अवैध सौदे में बेच रहा था। ट्रस्ट के पैसों का दुरुपयोग हो रहा था और इसका जिम्मेदार उसका भाई था। जब उसने विरोध किया तो भाई ने धमकाया कि अगर वह बीच में आया तो उसकी इज्जत और पूरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों के बीच कई बार झगड़े हुए, पर एक रात मामला इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। मौलाना ने लिखा, उस रात मैंने इंसाफ की बात की थी, लेकिन उसने मेरा मजाक उड़ाया। मुझे लगा जैसे मेरे भगवान का अपमान हो रहा है। उसी पल मैंने फैसला लिया कि या तो मैं खत्म हो जाऊं या वह। अगले पन्नों में उसने यह भी लिखा कि हत्या गुस्से का नहीं, बल्कि डर का नतीजा थी। डर कि उसका सच उजागर हो जाएगा और लोग उस पर से भरोसा खो देंगे। उसने लिखा, जब कोई आदमी सच और झूठ के बीच फंस जाता है तो उसे अपने ही अंदर से नफरत होने लगती है। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, लेकिन सही और गलत अब एक जैसे लगते हैं। पुलिस ने जब फॉरेंसिक रिपोर्ट से इन लिखावटों की तुलना की तो यह साफ हो गया कि यह डायरी मौलाना की ही थी। इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट ने भी हैरान कर देने वाला खुलासा किया। घर की दीवारों पर मिले कुछ खून के धब्बों में मौलाना का खून भी मिला था। इसका मतलब यह था कि वह घटना की रात घायल हुआ था। शायद संघर्ष के दौरान उसे चोटें आई थीं और वह भाग निकला।